तो हम अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। This description of chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be this. अब जैसा कि हमने पीछे एक रिएक्शन किया था, ऊपर जो फर्स्ट जो पार्ट था हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमने देखा था कि मैग्नीशियम जो है उसको जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था, ये रिएक्शन मैं आपको करके पहले बता चुका हूँ, तो हमें वो जो बाय प्रोडक्ट मिला था वो मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर हम इसको एक सेंटेंस के रूप में लिखें, कैसे? अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप इस रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लंबा सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। वर्ड इक्वेशन मतलब कि हम वो पर्टिकुलर जो भी हमने यूज़ किया है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम लिख के हम लोग इस रिएक्शन को बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, हमेशा आपको याद रखना है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और जो राइट हैंड साइड पे हैं दे आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है दे आर द रिएक्टेंट्स और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक तरीका है इसको लिखने का, जब हम पूरे का पूरा नाम लिखते हैं उस सब्सटेंस का। The substance that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are the reactants। ये मैंने आपको समझा दिया है कि रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं और जिनमें बदलाव होता है उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया इन दोनों को मिलाने से नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them। वर्ड इक्वेशन जो है वो एक एरो के द्वारा इनके बीच में जो रिएक्शन है, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुआ है उससे कौन सा नया प्रोडक्ट बना है वो हमको इस एरो के द्वारा पता लगता है। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन आता है बिकॉज वो दोनों जुड़ रहे हैं आपस में। और राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वहाँ पर भी इनके बीच में प्लस का साइन आता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि दोनों जो रिएक्टेंट्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे होंगे। बीच में एक एरो होगा और एरो हमेशा प्रोडक्ट की साइड ही पॉइंट करेगा, किसी भी डायरेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ ही करेगा। और अगर इस केस के अंदर आपके यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टेंट्स का यूज़ हो रहा है तो बीच में प्लस लगेगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वहाँ भी प्लस शो करेगा इसको। आगे देखते हैं, चलिए राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? नाउ इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन? हाँ बिल्कुल, जैसे कि पीछे आपने देखा कि हमने मैग्नीशियम पूरा नाम लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों लिखा बीच में प्लस का साइन देकर, और फिर हमने एक एरो दिया था और एरो के बाद हमने लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी कि हमने उनका नाम लिखा था। लेकिन साइंस के अंदर हर एक सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज़ किया जाता है, यानी कि एक साइन उसके लिए, एक उसके नाम को शॉर्ट करके रखा जाता है और उसी का उपयोग करके केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखते हैं तो ये भी हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में मतलब ठीक नहीं है, इसको और शॉर्ट करके भी लिखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, मैग्नीशियम जिसका कि सिंबल है Mg, बीच में देखिए प्लस, जो कि हमने पीछे देखा अभी कि प्लस आएगा बीच में रिएक्टेंट्स जब एक से ज़्यादा हो तो, और यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मूला रहता है O2, इसका साइन है, सिंबल है। अब इन दोनों को हमने लिख दिया। इसके बाद जो बाय प्रोडक्ट हमें नया प्रोडक्ट मिला, सबसे पहले एरो आएगा बीच में, जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा है कि प्लस और एरो ज़रूर है बीच में। उसके बाद जो नया प्रोडक्ट मिला हमें वो है MgO।
दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है ये सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। नाउ count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and the right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element same on the both sides? If yes, then the equation is balanced. अब हम बात करेंगे इसकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होने की। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए और काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। इट्स वेरी इजी टू डू सो। अब आप देखिए यहाँ पर कि दोनों तरफ हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम्स वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रही है मैग्नीशियम कितना है, एक। आपको सिंपली ये देखना है कि मैग्नीशियम के साथ कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। मैग्नीशियम इज़ अलोन, तो यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर हम Mg की बात करें तो वो एक है, तो ये दोनों तो सेम हो गए। लेकिन अगर हम बात करें O की यानी कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के साथ नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यानी कि ये दोनों तो सेम है। लेकिन ऑक्सीजन जो है उसके नंबर में कुछ गड़बड़ है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम्स यूज़ किए गए थे लेकिन यहाँ पर एक ही है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो हम आगे सीखते हैं। नाउ such a chemical equation is a skeletal chemical equation for reaction, यानी कि if not then the equation is unbalanced because the mass is not same on both the sides। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे skeletal chemical equation। ये चीज़ आपको याद रखनी है, skeletal chemical equation। इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो दोनों तरफ जो एटम्स हैं दैट इज़ नॉट बैलेंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो यहाँ पर 1.2 यानी कि यही इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, दिस वन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बिकॉज इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो सिंपल वे में अगर आप एक वर्ड में इसका मेरे से आंसर पूछें और अपने माइंड में आप बिठा लें बात कि कोई भी इक्वेशन अगर वो अनबैलेंस्ड है तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस मतलब स्केलेटल। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे वो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant. In other words, the number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance the skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balanced? Let us learn about balancing the chemical equation step by step. तो सबसे पहले आपने ये लॉ जरूर पढ़ा होगा 9th में या 8th में भी शायद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीज़ हमको क्या बताती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो थियरी है ये हमको लॉ बताती है कि मास जो है ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई चीज़, आपने 10 ग्राम चावल लिए और उसमें 10 ग्राम गेहूं ऐड कर दिया, तो जो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट विल गिव यू हाउ मच वेट, 20 ग्राम। ठीक है। अब सपोज़ हमने इसको अगर एक देसी भाषा में अगर हम बात करें बच्चों को समझाने के लिए कि जब आप खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी में हमने लिया चावल, दिस इज़ राइस, एंड ये लिया आपने कुछ दाल यानी कि पल्सेस। तो जब आपने दोनों को 100-100 ग्राम मिलाया तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यानी कि जो खिचड़ी बनेगी वो तो 20 ग्राम ही बनेगी, क्योंकि आपने चावल भी 10 ग्राम लिए थे और दाल भी 10 ग्राम ली थी, तो यहाँ पर 20 ग्राम ही बनेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बताता है कि जितना मास जो है वो रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है, यानी कि जितने ग्राम यहाँ यूज़ किया जाएगा उतना ही वहाँ होगा, यानी कि यहाँ पर लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी, जितना यहाँ है उतना ही दूसरी तरफ होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों का मास। तो यहाँ पर कहा गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर ना ही मास आप एक्स्ट्रा ऐड कर, यहाँ 21 भी नहीं हो सकता कि एक बढ़ जाए, और ना ही यहाँ पर 19 हो सकता है, यानी कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो एक और दूसरी भाषा में इसको अगर हम बात करें तो एटम्स के तौर पे भी हम ले सकते हैं।
कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो दोनों तरफ सेम होंगे। अगर इस तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स 10 लिए गए हैं तो दूसरी तरफ भी 10 ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 10 लिया, यहाँ 10 लिया, तो दोनों 20 हो गए, तो यहाँ पर 20 ही होगा। तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स है इट विल बी सेम ओनली ऑन बोथ द साइड्स। अब हम देखते हैं कि हमने पीछे क्या किया और कैसे उसको हम बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएक्शन मैंने पीछे आपको करके बताया था, अब यहाँ पर आप देखेंगे जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, जो आपको याद है ना वो फ्लास्क में हमने लिया था जिंक ग्रैन्यूल्स वाला, ये वो इक्वेशन है, वो रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए जिंक के लिए हमने सिंबल यूज़ किया Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला रहता है H2SO4, और जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हट जाएगी और जिंक जो है इसकी जगह ले लेगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज जिंक सल्फेट, और जो हाइड्रोजन थी H2 वो यहाँ से अलग होकर यहाँ आ गई, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। अब हम दोनों तरफ एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ और राइट हैंड साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को हम जांचते हैं कि क्या वो सेम है कि नहीं। तो देखिए आप लोग, जिंक, पहले तो आप सब एलिमेंट्स को लिख दीजिए। यहाँ पर क्या क्या है, जिंक है, हाइड्रोजन है और सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, तो ये चारों हमने लिख दिए अलग अलग करके, ठीक है। अब हम इधर पहले एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का पूरा हम लेखा जोखा लिखेंगे और दूसरी तरफ हम राइट हैंड साइड का लेखा जोखा लिखेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो उसके सामने हमने 1 लिख दिया। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 है, तो हमने हाइड्रोजन का हमने 2 लिख दिया। सल्फ़र जो है वो यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड चलते हैं, चलिए। तो जिंक जो है, पहली बात तो कि दोनों तरफ के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो एलिमेंट्स है वो तो सेम ही होंगे, कि जो इधर है वही उधर होगा, बस उसका फॉर्म बदल जाएगा। तो यहाँ पर जिंक कितना है, 1 है, तो हमने इसको 1 लिख दिया। सल्फ़र जो है वो 1 है, तो सल्फ़र भी 1 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 है, वो 4 लिख दिया, और हाइड्रोजन जो है वो 2 है, वो हमने 2 लिख दिया। अब आप इन दोनों को टैली कर लीजिए, ये 1 ये 1, ये 2 ये 2, ये 1 ये 1, ये 4 ये 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस प्रकार आप जो इस तरह से बॉक्स बना के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो पूरा एटम्स के नंबर हैं उनको लिखकर आप अपने रिएक्शन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। As the number of atoms of each element is same on the both sides of the arrow, it is a balanced chemical equation। अब एक और दिया गया, देखिए आयन प्लस वाटर, ठीक है, Fe प्लस H2O विल गिव Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं। ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नाउ स्टेप 1 दिया गया, इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। स्टेप 1, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फार्मूला। अब सबसे पहले आप सबके चारों तरफ एक बॉक्स बना लीजिए। हमने बना लिया एक बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाहर हम बॉक्स बनाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है, चलिए बना दिया। नाउ लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसके अंदर आपको चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर Fe है, तो एलिमेंट का हमने बॉक्स बनाया जिसमें आयन लिख दिया। दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन है, तीसरा यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो तीनों चीज़ें हमने नोट कर दी। अब हम क्या करेंगे आगे हम इनके लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स की बात करते हैं, यानी कि दिस वन, ओनली दिस मच, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आयन कितना है? 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन 1 है। अब हम राइट हैंड साइड चलते हैं। तो यहाँ पर आयन की बात करें तो 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें वो 2 है। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए। नाउ थर्ड स्टेप क्या करेंगे? इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर आयन जो है वो 1 है, यहाँ 3 है, यानी कि ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन भी 4 और 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो सीधा सीधा ये तो पता लग गया कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो तरीका रहता है वो ये कि जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला एटम होता है, सबसे बड़ा, उसको आप बैलेंस करके शुरू करिए। इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट।
ये कोई रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है, जो भी हो, भले वो लेफ्ट हैंड साइड हो भले राइट हैंड साइड हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर वाला आपको पहले लेना है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर है वो है ऑक्सीजन का 4 वाला, तो हम इसी को लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 ऑक्सीजन आइटम्स ऑन राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 का 4 बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, ऑक्सीजन जो 1 है इसको हमें 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, H2O, अब ये देखिए पूरा है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन को आप नहीं बदल सकते हो, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि H2O एक पूरा एलिमेंट है, कंप्लीट मतलब एक कंपाउंड है वो। आप इसको हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग यहाँ नहीं कर सकते हो। ऑल्दो वो जो दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं, किस तरफ हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ की, यानी कि राइट हैंड साइड की। आप राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर 4 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 हैं तो हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ से हम 4 जो है सेम चीज़ यहाँ भी 4 करनी पड़ेगी हमको। हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते, हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 4 है तो इसको आप कम कर दो 3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी हम 4 करते हैं, यानी कि वी कैन ऐड बट वी कैन नॉट डिडक्ट। हम उसमें से कम नहीं कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि H2O ये पूरा एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन को चेंज करना चाहें तो वो नहीं होगा, हमें पूरे के साथ ही जो ऐड करना पड़ेगा, पूरे को ही चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा देखिए, और हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पे वाटर जो था वो था 1, लेकिन वाटर को हमें 4 करना है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 4 करने के बाद हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है ही, तो यहाँ हम 4 कर देते हैं। तो चलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको इक्वलाइज करने के लिए वाटर यानी कि H2O के साथ हमने 4 लगा दिया। जब H2O के साथ हमने 4 लगाया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया हमारा। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया है। अब एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ यहाँ पर कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर जो ऐसी रिएक्शंस रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4H2O है, तो यहाँ पर जो ये जो नंबर साइड में लगा होता है कोई भी नंबर, वो नंबर इस पूरे को मल्टीप्लाई होता है। यानी कि यहाँ पर 4H के साथ है तो 4H हो गया, 4O के साथ है तो 4O भी हो गया। लेकिन अगर नीचे कुछ दिया हो किसी नंबर के तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि इसकी बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया है। क्यों 8 हो गया है, बिकॉज यहाँ पर H के नीचे 2 है और यहाँ पर H के साइड में 4 है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। लेकिन O के नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसलिए O की वैल्यू 4 ही रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन इज़ 4 ओनली बट हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमें ऐसा देखने को मिला। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पर हमने जब इसको बैलेंस किया, ठीक है, जब हमने इसको बैलेंस किया तो ऑक्सीजन जो है वो तो 4 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 4 × 8 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, अब हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको कि Fe3O4 यानी कि ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर हमने जब इसको 4 लगाया तो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया, तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया। तो हाइड्रोजन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि इधर तो 4 × 8 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही है। तो अगर यहाँ पर हम 4 लगा दें तो 4 × 8 हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन भी। तो ये इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी, ये देखिए इसी इक्वेशन को मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयन का आयन है पहले, फिर 4H2O, ये रहा 4H2O, ये है Fe3O4 और यहाँ पर 4H2 यानी कि 4 × 8 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 × 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। अब बचा हमारा लास्ट चीज़, यानी कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर और यहाँ पर बैलेंस हो गया, लेकिन अभी बचा हमारे पास आयन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आयन 1 है। तो सिंपली हम अगर यहाँ पर 3 लगा देंगे, कहाँ पर, आयन के साथ, तो यहाँ 3 लगा दिया तो आयन 3 हो गया, तो यहाँ भी आयन 3 है ऑलरेडी। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस ऐसे हो जाएगी। तो आप देखिए 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2O। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने 3, 4 और 4 को लगाकर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल चेक हम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है सिंपल इक्वेशन 3Fe + 4H2 विल गिव Fe3O4 + 4H2।
अब फिर से अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं आयन 3 है यहाँ पर, तो यहाँ भी आयन 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4⁸ है, तो यहाँ हाइड्रोजन 4⁸ है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो टोटली बैलेंस्ड हो चुका है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, यानी कि ये दोनों तरफ से इक्वल है। So this equation is now balanced. This method of balancing equation is called hit and trial method. अब ये मेथड जो है ये आपको याद रखना है, इस मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर आपको ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हिट एंड ट्रायल मेथड जो है उसको बताइए, तो आपको उसमें इसी तरीके से बताना होगा कि ये जो बैलेंस करने का जो तरीका मैंने आपको समझाया अभी तक, दिस मेथड इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड एंड it is used to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। यहाँ पर हमने कोई भी smallest number को यूज़ करके इसको बैलेंस कर दिया है। Now last step इसमें क्या रहेगा, writing symbols of physical states। Carefully examine the above balanced equation। Does this equation tell us anything about the physical state? अब आपने जो यहाँ देखा, यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यहाँ पर आपको फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है। फिजिकल स्टेट से मेरा मतलब कि ये लिक्विड है, ये गैस है या ये सॉलिड है, ये तो हमको कुछ पता नहीं लग रहा है। सो इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अब यहाँ पर ये इक्वेशन गलत नहीं है, हमारा ध्यान रखिएगा, वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट टिल हियर, एकदम ठीक है, हमने बैलेंस करना सीख लिया परफेक्टली, लेकिन अभी भी इस बैलेंस इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बता सकते हैं, यानी कि वो जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, वो हम बताकर इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं कि क्या वो गैस है, लिक्विड है, एक्वस है या फिर सॉलिड है। गैस का मतलब आपको पता होगा कि गैशियस फॉर्म में, लिक्विड मतलब लिक्विफाइड फॉर्म में, और सॉलिड मतलब कठोर एक पत्थर की तरह। लेकिन एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस मीन्स इट इज़ मिक्सड इन वाटर, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है जो वो पानी के अंदर मिक्सड है कि नहीं। तो यहाँ पर आप जानते हैं आयन जो है दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, देन दिस इज़ वाटर H2O, दिस इज़ इन गैशियस फॉर्म, तो यानी कि स्टीम के रूप में इसको लेना है। ये रिएक्शन जो है कब होगा, जब स्टीम के रूप में इसको लिया जाएगा। एंड Fe3O4 इज़ इन सॉलिड स्टेट एंड H2 इज़ इन गैशियस फॉर्म। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा जाता है, एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैशियस, एस फॉर सॉलिड एंड जी फॉर गैशियस। एक्वस के लिए हम AQ का यूज़ करते हैं, एक्वस को बनाने के लिए हम ब्रैकेट में AQ लिखते हैं, और लिक्विड के लिए हम L लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर लिखी गई हैं तो इससे हमको पता लग जाता है कि इक्वेशन जो है वो कैसे हो रहा है, वो रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पर वाटर जो है वो स्टीम के रूप में लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी रिएक्शन को पूरा करने के लिए कुछ कंडीशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कुछ कैटलिस्ट की भी यूज़ किया जाता है, तो वो भी हमें बताना पड़ता है कैसे। जैसे कि आप एक रिएक्शन देख रहे हैं, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा हमारा बाय प्रोडक्ट CH3OH। तो ये सिंपली नहीं बन जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एरो के ऊपर हमने लिखा हुआ है 340 ATM। 340 ATM का मतलब हुआ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पर अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि दोनों को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखेंगे। कितना प्रेशर चाहिए यहाँ पर, 340 ATM, तब हमें अगला प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है जैसे कि आप सब्जी या अगर हम बात करें बेकिंग की जाती है, बहुत है, मम्मी घर पे ढोकला बनाती होंगी, मम्मी घर पे इडली बनाती होंगी, तो उनमें आपको पता है कभी कभी हम जल्दी पकाने के लिए उसके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मम्मी जब आलू वगैरह बॉईल किए जाते हैं घर के अंदर, तो उस आलू को बॉईल करते वक्त उसके अंदर थोड़ा नमक डाल दिया जाता है, तो नमक की वजह से थोड़ा जल्दी बॉईल हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जब इडली वगैरह बना देते हैं तो उसके अंदर कुछ बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है ताकि वो थोड़ा जल्दी और ज़्यादा फूल जाए। तो ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन को बहुत अच्छे से होने में मदद करती हैं या फिर जल्दी कंप्लीट होने में मदद करती हैं या उसकी स्पीड बढ़ा देती हैं, तो उनको हम कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर हमें एरो के ऊपर बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक और इक्वेशन दिया गया है, ये देखिए, ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसके बारे में बताया गया। प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से उसको लेते हैं, और ये दोनों डायरेक्टली कुछ नहीं होता इन दोनों के रिएक्शन से,
इसके अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल का उपयोग होता है। क्लोरोफिल जो कि पत्ते जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो ग्रीन कलर के पत्ते क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ओनली। तो इस क्लोरोफिल की वजह से और सनलाइट के अंदर यानी कि सूरज की रोशनी भी चाहिए उसको, और क्लोरोफिल पत्तों के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो भी होना चाहिए। इनके प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि यहाँ पर 4 चीज़ें चाहिए इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, ये चारों, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बदले में मिलेगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें हमें एरो के ऊपर जो लिखी, दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स, कैटलिस्ट जो हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं। नाउ यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.12, पीछे जो भी इक्वेशन है उसको आप 1.2 में दी गई है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस प्रकार से हम इक्वेशन जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं, और उसके बारे में और ज़्यादा उस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस जैसे जो उसका स्टेट है वो भी बताकर उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बता सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी लिखा हुआ है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। और इसके साथ साथ उसके अंदर कैटलिस्ट वगैरह जो भी यूज़ किया जाता है कि कैटलिस्ट उसमें है या फिर उसमें कोई पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला गया है या फिर उसके अंदर टेम्परेचर, कुछ जगहों पे आपने देखा होगा एरोस के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर लिखा गया था है 230 K। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार, तो यहाँ पर 230 K, जैसे कि यहाँ पर 230 K लिखा हुआ देखा होगा आपने, K शो करता है केल्विन। केल्विन मतलब ये टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन प्लेस होगी, यानी कि रिएक्शन पूरी होगी। तो टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।